ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU पर दस्तखत के बावजूद अमेरिका ईरान कशीदा सूरत हाल बनती जा रही है। अमेरिका की जानिब से ईरान के फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा दिखाई दे रही है। सारे मामले पर बात करते हैं। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ मुआहदे के करीब समझे जा रहे थे कि MOU पर दस्तखत हो गए और अब 60 डेज़ के बाद एक प्रॉपर मुआहदा भी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जाहिर करते हैं कि मुफाहमत के बावजूद इस किस्म के हमले? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान साहब, आपने इनवाइट किया है। जी देखिए, ओवरऑल तो मुआहदा हो गया या MOU हो गया, लेकिन इस मेरे लिए इतना सीरियस कंसर्न इसलिए नहीं है कि दोनों साइडों के पास अपना अपना लीवरेज है और अपना अपना एडवांटेज है। दोनों साइडें चाहती हैं कि अपने जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं उनको भी, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन है उनको भी बताया जाए कि टेक होम ट्रॉफी हमारे पास है। टेक होम ट्रॉफी का मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो। अब हम क्लियर हैं कि अमेरिका का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट था, इजराइल का बिल्कुल डिफरेंट था। वो कन्वर्ज नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि शॉर्ट वॉर हो, वीकेंड ईरान हो और एक फेवरेबल डील हो जाए। ये अमेरिका का मैंडेट था। ऑलमोस्ट इनहाइलेटेड ईरान हो, ये इजराइल का था, और फॉलोड बाय न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी खत्म किया जाए, ये इजराइल का था। वो नहीं हो सका। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये रियलाइज हो गया है कि मुझे इस्तेमाल किया गया है, और अगर मैं जितना प्रोलॉन्ग करूंगा अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी, ग्लोबल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। तो आई थिंक उन्होंने सबक सीख के बाद अब वो एग्रीमेंट पे जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा, मेरा मानना यह है कि ईरान को उनकी तवक्कुआत, या कम से कम मेरी तवक्कुआत से ज्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया गया। उनकी ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें मान ली गई हैं जो वो डिमांड कर रहे थे, ताकि वो जंग में ना जाए। लेकिन इजराइल का सर्वाइवल इसी में है, प्राइम मिनिस्टर इजराइल का, कि वो जंग जारी रखें। उनके लिए ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट है पीस होना, क्योंकि अगर अमन हो गया तो फिर उनको इलेक्शन कराना पड़ेगा अक्टूबर में। अगर वो हार जाते हैं तो उनके मुकदमे खुल जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं बढ़ती है, एक दो शिप्स पे अटैक होता है। आखिरी बात इसके ऊपर मैं कह के क्लोज करना चाहूंगा कि ईरान ये चाहता है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी वायलेशन अनचेक ना जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक न्यू नॉर्मल बन गया कि जहाज गुजर गए, ईरान को पता ना लगा या चेक ना किया, तो फिर उसको डील करते वक्त, मैनिफेस्टेशन करते वक्त एग्रीमेंट की वो लीवरेज नहीं मिलेगा। तो ईरान चाहता है कि जीरो टॉलरेंस हो किसी भी वायलेशन की, ताकि बाद में वो एज ए लीवरेज यूज कर सके। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप खुद भी क्योंकि माशाल्लाह एयर कमोडोर रहे हैं, ये जो अमेरिकी पायलट ने दावा किया है कि इजेक्ट होते वक्त उन्हें ईरानी ड्रोन्स एक साथ जो है वो बिल्कुल जेली फिश की तरह नज़र आए, तो इस इंकशाफ पे आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ही ईरान इतनी इस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुका है, या खौफ के मारे उन्हें ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2 हफ्ते पहले ही, इसलिए मेरे लिए इंकशाफ नहीं था कि मैंने 1 महीना जंग के दौरान रिसर्च की थी। 2 हफ्ते पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी अपने नाम से, चैनल है मेरा, उस पर, और उसका टाइटल यही था, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। एग्जैक्टली यही था। और मैंने रिसर्च करने के बाद जहां तक मेरी पहुंच थी, मैं वेरीफाई भी किया कि डाटा मेरा ठीक है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी जो उन्होंने जहाज को मारे। और मैंने उसमें भी यही अर्ज किया था, वो लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, आप शायद आपके पास टाइम ना हो आज, लेकिन उसमें भी मैंने यही कंक्लूड किया था कि ईरान ने अनकन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल किया है। पायलट्स को वार्निंग नहीं मिली, क्योंकि आमतौर पर जब आप मिसाइल जमीन से फायर करते हैं, सरफेस टू एयर, एयरफोर्स तो उनके पास इतनी थी नहीं, जब जमीन से फायर करते हैं तो रेडार ट्रांसमिट करता है, जिससे जरिए आप अपना फायर करते हैं मिसाइल। तो ईरान ने रेडार ट्रांसमिशन नहीं की, उन्होंने पैसिव लर्निंग, ऑडियो और हीट जो इंजन की होती है उससे ट्रायंगुलेशन करके उन जहाज़ों को पता लगाया है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पे फिर उन्होंने मैसिव फायरिंग की है, और जो मिसाइल गए हैं वो जाहिर है एयर में जाकर उन्हें जहाज के करीब जाके जो इंजन की हीट होती है, उसको हम IR सिग्नेचर कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको लॉक किया है और उसको हिट किया है। तो मेरा भी मानना वही था, उसमें भी मैंने यही कहा। डॉक्यूमेंट्री आपके व्यूअर जो इंटरेस्टेड है उसमें ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी बात ठीक है कि ईरान ने अनकन्वेंशनल मेथड से उनको मारा है, जिसके अंदर उनके अंदर जो रेडार वार्निंग रिसीवर जहाज के अंदर पायलट को वार्निंग देता है, उसको एक्टिव होने का उतना टाइम नहीं मिला जो नॉर्मली होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरानी हमलों के बाद होने वाले नुकसानात के बाद
अमेरिका जो इस बात पे गौर कर रहा है कि खलीजी ममालिक से अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएं, और ये भी ज़ेर बहस है कि वो अड्डे कुछ उनमें से इसराइल मुंतकिल कर दिए जाएं। तो कुवैत और सऊदी अरब में अगर वाकई ही अमरीकी जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद में कमी होती है तो सारी सूरत हाल के आप क्या समझते हैं, मिडल ईस्ट पे क्या असरात होंगे? अभी तो ये खबरों में ही आ रहा है कि अमेरिका अड्डे शिफ्ट कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो शिफ्ट करना चाहेगा। देखिए, उसका तो बहुत बड़ा लीवरेज है मिडल ईस्ट के अंदर, उसको तो बहुत ज्यादा उसने डिपेंडेंसी पैदा की हुई है मिडल ईस्ट के ममालिक को अपने ऊपर। जितना वो लीवरेज ज्यादा रखेगा उसका फुटहोल्ड रहेगा। ये ज़हन में रखिए इमरान साहब कि दुनिया में तकरीबन 712 एयर बेसेस, अड्डे और इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका की आउटसाइड यूएसए। सोवियत यूनियन की 5 हैं, चाइना की 1 है जिबूती में। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस 712 हवाई अड्डे और बेसेस और नेवल स्टेशन होने का क्या मतलब है? अमेरिका क्यों चाहता है पूरी दुनिया में? वो चाहता है कि मैं सुपर पावर हूं। फिर अमेरिका को यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि दुनिया का मिलिट्री स्पेंडिंग का 41% अमेरिका अकेला खर्च करता है। वो क्यों करता है? ग्लोबल हेजमोनी के लिए, अपने डिजाइन के लिए। फिर ये भी ज़हन में रखिए कि जो 10 टॉप के मुल्क है अमेरिका के बाद, उन सबका जमा भी कर लें डिफेंस बजट तो अमेरिका का फिर भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के अपने डिजाइन है, वो बाय डिजाइन दुनिया में फैला हुआ है 712 एयर बेसेस और स्टेशन, नेवल स्टेशन की शक्ल में। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि विड्रॉ करना चाहेगा। नंबर 1। मेरा तो मानना ऑपोजिट है कि मार्को रूबियो को भेजा ही मिडल ईस्ट में इसलिए गया है कि वो जाकर अरब मुल्कों को कन्विंस करे और उनको ये अश्योर करवाए कि हमारी ये जो अभी फायर हुए हैं उनके अड्डों पर, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उनको हम मौजूद हैं, हम अभी भी बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, हमने 1.825 ट्रिलियन कर देना है बजट, हम आपको बचाएंगे, ताकि फुटहोल्ड उनका लूज ना हो। मेरा मानना तो ये। अच्छा सर, यही सवाल मैं अगला आपसे करने जा रहा था कि खबरें ये भी हैं कि असल में सऊदी अरब समेत कुछ ममालिक अब अमरीकी अड्डे नहीं रखना चाहते या कम करना चाहते हैं, और मार्को रूबियो जो हैं वो उनको यही यकीनदानी कराने गए थे। तो क्या वाकई ही ऐसी इतलात हैं आपके पास कि सऊदी और या कुछ दूसरे ममालिक इन अड्डों से जान छुड़ाना चाहते हैं? अब ये बिल्कुल वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसको मैं सपोर्ट इस तरह करूंगा कि अब मुल्कों पर बड़ा प्रेशर है। तमाम जो जिन पर हमले किए ईरान ने, वो एथिक्स मोरालिटी से हट के सिर्फ मिलिटरी एंगल से मैं बात कर रहा हूं कि जिन अड्डों पर हमले किए उन मुल्कों के लोगों पर खास तौर पर, क्योंकि उस तरह मीडिया आजाद नहीं है वहां पे मोस्टली मुल्कों के अंदर, वहां पे एक बहुत ज्यादा फीलिंग है ऑफ एंगर, डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन कि क्यों हमारे मुल्कों पर हमले किए गए, हमारे एयरपोर्ट क्यों बंद किए गए, हमारा टूरिज्म बंद कर दिया, हमारी होटल इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ। तो हमारा क्या था? हम तो लेना देना कुछ नहीं था। हमारे लीडर्स, शायद अब एहसास हुआ कि हमारे लीडर्स के फैसले ऐसे थे जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ। तो आई थिंक ये रिजेंटमेंट वाला एलिमेंट तो जरूर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इमरान साहब आप एग्री करेंगे, कि अमेरिका का स्टेक कितना है, ऑब्लिगेशन कितनी है इन मुल्कों के साथ, उनके एसेट्स उधर कितने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, उनकी एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन का क्या कुछ वो दे चुके हैं। तो ये सारे का सारा डिपेंडेंट होगा कि कितना ज्यादा निकल पाते हैं वो, कितना इफेक्टिवली डिसएंगेज कर पाते हैं। आई थिंक उस पर डिपेंडेंट होगा। जी अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। सीनियर साफिया जावेद चौधरी साहब, उनका दावा आपने भी सुना होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के जितने डेंटिस्ट थे वो इसराइल और मोसाद के ज़ेरे कंट्रोल थे, यानी इसराइली एजेंट थे, और उनके ज़रिए से उन्होंने उनके दांतों के नीचे कुछ चिप लगवाई हुई थी जिनकी मदद से अमेरिका ने उनको हलाक किया या उनको शहीद किया, और पाकिस्तान ने जो है वो फिर उनको बताया कि ये सारा काम हो रहा है और चिप कैसे निकालनी है। क्या इस दावे पे आप क्या तबसरा करेंगे सर? मेरे लिए तो न्यूज आइटम है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई डाटा है नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इजराइल की कैपेसिटी क्या है, डेफिनेटली आपने देखा होगा उन्होंने जो सिम्स थी वो बड़ी इंस्टॉल की हुई थी, उन्होंने जो बीपर टेलीफोन्स थे उनमें उन्होंने डिवाइसेस लगा दी हुई थी, बहुत ज्यादा मसायद का नेटवर्क है। मैं मिसालों से सपोर्ट इनडायरेक्टली एग्रीमेंट और नॉट एग्रीमेंट पर तो मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन पिछली जंग जो जून 2025 में हुई थी, आप रिकॉल करेंगे कि जो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ड्रोन्स ईरानियन एयर स्पेस के अंदर ही से हमले करके मारे गए थे, ईरानियन एयर डिफेंस को, यानी बाहर से हमले नहीं हुए थे उन पर। वो किसने किए थे? वो मोसाद के एजेंट्स ने किए थे जिन्होंने ईरान की सरजमीन के अंदर जगह बना ली हुई थी। ये भी आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि ईरान का जो जोग्राफिया है तकरीबन 70 गुना इजराइल की निस्बत ज्यादा है।
तो इतना बड़ा रकबा जाहिर है ईरान ने उस तरह मैनेज नहीं किया, कोमिंग नहीं किया, स्कैन नहीं किया। इजराइल के एजेंट थ्रू मोस्ट ऑफ द इंडियन लेबर जो गई थी चाबहार पोर्ट के, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इंडिया के तमाम लेबर जो स्पाई थे, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ दोज इंडियन जो वर्कर थे, उसमें मसाद ने या इंडियन सपोर्ट से, हुकूमत सपोर्ट से वहां पेनिट्रेट करवाए और उनके अंदर इस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए कि ड्रोन्स विद इन ईरान लॉन्च किए गए। ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उस जंग के फौरन बाद ईरान ने बहुत एक्सटेंसिव कोमिंग और स्कैनिंग की थी और बहुत ज्यादा उन्होंने पकड़े थे और कैफे किरदार तक पहुंचाए थे, वो उनका दायरा मसला है। लेकिन ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा हुआ था पिछली जंग और फिर वो फॉलो हुआ इस जंग के अंदर। जी